ऐसे दृश्य आप यूजुअली हॉलीवुड की पिक्चरों में देखते हैं कि किस तरीके से दुनिया तबाह हो गई, दुनिया खत्म होने वाली है, पानी का ऐसा बहाव आ जाता है कि लोग उसके साथ बहकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो तस्वीरें हम पिछले 24 घंटों से देख रहे हैं, जिस तरीके से तबाही हुई है नेपाल में, वो कोई हॉलीवुड पिक्चर नहीं है, शायद उससे भी बदतर ही है, उससे भी ज्यादा शॉकिंग विजुअल्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। इस बिल्डिंग को जो आपने देखा तबाह होते हुए, ये एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट है नेपाल और चाइना के बॉर्डर के बीच में, मेन गेटवे टू कैलाश मानसरोवर। पिलग्रिम्स यहीं से चेक इन करके कैलाश यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं, मानसरोवर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब ये ट्रेजेडी हुई नेपाल में, उस समय इस टूरिस्ट सेंटर पर, इस चेक पॉइंट पर काफी इंडियंस थे। कहा जाता है करीबन 100 इंडियंस इसी बिल्डिंग में इस तबाही में मारे गए हैं। और आप पानी का बहाव देख सकते हैं, फोर्स देख सकते हैं, जिस तरीके से ये ट्रेजेडी हुई। और यही बहुत दुखद बात है कि ऐसी ट्रेजेडी अब और क्लाइमेट चेंज होने के वजह से बढ़ रही हैं। अगर डिटेल्स में जाने से पहले, ये आपदा क्यों हुई है, क्या ये मैन मेड है, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है, क्या ये एक लेक ओवरफ्लो है, या ग्लेशियल एक्टिविटी है, लैंडस्लाइड है, उससे पहले जरा ह्यूमन डेथ टोल की जरा बात कर ले, क्योंकि जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे सच्ची में चौंका देने वाले हैं। 1500 मिसिंग की अभी बात चल रही है। अगर आप नेपाल और तिब्बत की मिलाकर आंकड़ों की बात करें, 1500 मिसिंग का अभी आंकड़ा बताया जा रहा है जब हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये आंकड़ा ऊपर और नीचे, मेरे ख्याल से ऊपर ही और जा सकता है। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि करीबन 300 इंडियंस मिसिंग हैं अभी नेपाल में इस वक्त। नेपाल की पुलिस कह रही है कि 162 तो कंफर्म्ड आंकड़ा है। और याद रखिए कि रात के बाद पूरे दिन भर अभी जो और रेस्क्यू ऑपरेशंस चलेंगे, जो डेड बॉडीज निकाले जाएंगे रिवर से, वो आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। तिब्बत की तरफ से अगर बात करें तो 500 550 लोगों की मिसिंग की बात चल रही है, 260 फॉरेनर्स की बात चल रही है तिब्बत में। तो काफी जो आंकड़ा है फॉरेनर्स का इसमें, क्योंकि ये एक टूरिस्ट एरिया था, तो काफी फॉरेनर्स की जान भी इसमें गई है। और अगर आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये कोई वन ऑफ नहीं है और ये एक वार्निंग भी है। लेकिन इतनी बुरी तरीके से एक नेचुरल डिजास्टर, या नेचुरल डिजास्टर था या नहीं, ये भी बात करने की है कि इस तरीके के विजुअल्स हमारे पास अक्सर आते नहीं हैं। कैलाश मानसरोवर में तो जो भारतीयों की जान गई वो तो गई। कहा जा रहा है करीबन 50 अमेरिकन की जान भी गई है, 12 ब्रिटिशर्स, 17 मलेशियंस, 8 साउथ कोरियंस, और नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। देशभक्त के आज के एपिसोड में ये डिस्कस करना जरूरी है कि ये आपदा जो हुई है, ये कितना नेचुरल है, कितना मैनमेड है, इसकी वार्निंग सिस्टम्स की वजह से क्या और लोगों की जानें बच सकती थी, और ये अनप्रेसिडेंटेड स्केल हम अब क्यों देख रहे हैं, इंडिया के लिए क्या एक वार्निंग है इस पूरे सिचुएशन में, उसके बारे में भी आज बात करेंगे बहुत जल्द। बात है वेडनेसडे मॉर्निंग की 8:37 को जो सीस्मोग्राफ्स है, जो जियोलॉजिकल सर्वे के सीस्मोग्राफ्स हैं, वो नेपाल के रसवा डिस्ट्रिक्ट में एक जियोलॉजिकल एक्टिविटी को पिकअप करते हैं, कंपन को वो पिकअप करते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने, जिनके अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशंस पूरे दुनिया भर में हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया एज अ 4.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक नियर द नेपाल चाइना बॉर्डर नॉर्थ ऑफ काठमांडू। तो इनिशियली लोगों को लगा कि ये एक अर्थक्वेक आया है जिससे एक इंसिडेंट ट्रिगर हुआ है, कि भैया रॉक्स आ गए, नदी पर गिर गए, एक आर्टिफिशियल लेक बन गया, लेक फट गया, जिसकी वजह से है, तो ये कोई रोक नहीं सकता है, ये पूरा का पूरे तरीके से एक नेचुरल डिजास्टर था। लेकिन जैसे जैसे विजुअल सामने आए, जैसे जैसे लोकल टेस्टिमोनियल सामने आए, यूनाइटेड नेशंस जियोलॉजिकल सर्वे ने भी अपने जो रिपोर्ट को है उसको करेक्ट किया, दूसरे रीडिंग्स के साथ मैच किया, और इस बात को साफ कर दिया गया कि ये एक अर्थक्वेक नहीं है। जो सीस्मिक सिग्नल मिले थे वो एक्चुअली लैंडस्लाइड के वजह से हुआ था, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड नहीं हुआ था। लैंडस्लाइड की वजह से अर्थक्वेक का जो कंपन है वो मेजर किया गया था। तो सबसे पहली बात यू आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ होगा कि वो एक अर्थक्वेक ट्रेमर को ट्रिगर ऑफ कर सकता है। ये अपने आप में क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड है, और उस पर अभी हम डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से ये एक छोटा कोई लैंडस्लाइड नहीं है जो हम अक्सर देखते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल एक्टिविटी था कि पूरे लहंदे खोला रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा चंक, जो पूरा पहाड़ का एक साइड है, वो आकर गिरता है, जो कि एक बोतिकोशी रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है। और उसी के बाद से आप समझ लीजिए कि नदी के ऊपर ही एक सुनामी सा बन जाता है। कहा जाता है 30
मीटर हाई से ज्यादा एक वेव, एक वॉल ऑफ मड, ऑफ स्लज, ऑफ रॉक्स बन जाता है, जो बहुत तेजी से, अब ये क्यों इतनी तेजी से पानी बढ़ा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और इसके लिए थोड़ा सा जियोग्राफी को समझना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब ये पानी का बहाव डाउनस्ट्रीम जाता है तो ग्रेविटी आपके साथ काम कर रही है, रॉक्स है, स्लज है, और नैरो रिवर वे होने की वजह से उसको और फोर्स और गति मिलता है। मैंने उस पानी को डेसिपेट होने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलती है, उस वैली के वजह से उसको और स्ट्रेंथ मिलती है और वो और गति से 100-100 किलोमीटर और उसी गति से पूरे शहरों को, गांवों को, लोगों को, गाड़ियों को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को, सबको निगल कर चले आता है। अगर आप इस मैप को देखें तो किस तरीके से पानी का बहाव एक एक करके सारे सारे जो सेटलमेंट्स हैं अलोंग द रिवर उसको पूरी तरीके से खा कर आगे बढ़ी। और उसके बाद त्रिशूली रिवर बेसिन पर भी नेपाल पुलिस को पूरा का पूरा एक अलर्ट जारी करना पड़ा कि पूरे नदी के आसपास खाली कर दो, क्योंकि लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम जो पुलिस ने जो एक वार्निंग दिया भी वो थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है। उस मैकेनिज्म के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है कि हायर रीचेस में, चाइना के एरिया में और नीचे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो क्यों मिसिंग थे, जिसके वजह से इतना बड़ा एक ह्यूमन डेथ टोल हुआ। तो अब प्रॉपर्टी तो आप बचा नहीं पाओगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तो बचा नहीं पाओगे, क्या जाने बच सकती थी? जितना हम कह रहे हैं 1500 मिसिंग, क्या वो आंकड़ा कम हो सकता था? वो जानना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद देखिए कि कितना ज्यादा बहाव था, मैप से भी आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ बात नेपाल तक नहीं रुकती है, क्योंकि एक बार ये डाउनस्ट्रीम होना शुरू होता है बोतेखुशी रिवर से त्रिशूली, त्रिशूली से नारायणी, नारायणी से गंडक, गंडक से बिहार, यूपी। तो एक ग्लेशियर जो तिब्बत के बॉर्डर पर है और नॉर्दर्न इंडिया प्लेन तक उसका एक इंपैक्ट होता है, तो इसमें इंडिया के लिए भी चिंता का विषय है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इस चीज पर तो काफी आकलन हो रहा है कि ये क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, मैनमेड है या नेचुरल है। उस पर आने से पहले एक बार नंबर्स की बात कर ले, क्योंकि यहां जाने गई हैं, ह्यूमन लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जो दृश्य हम देख रहे हैं अभी तो मिसिंग बताया जा रहा है, लेकिन ये जो डेथ टोल है ये काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी का 27 अगस्त की दोपहर का आंकड़ा यह है कि नेपाल की तरफ से 157 टू 162 बॉडीज रिकवरी की कंफर्मेशन आ चुकी है। यह डेथ टोल और बढ़ेगा, रात पर रिकवरी ऑपरेशंस नहीं हुई हैं तो दिन भर और अगले कुछ घंटों में यह डेथ टोल शार्पली इंक्रीज करेगा। और उसके ऊपर 1000 मिसिंग पीपल की बात कर दी गई है नेपाल की तरफ से। उधर अगर तिब्बत की बात करें तो 265 टू 550 मिसिंग की बात की गई है, 260 फॉरेनर्स उसमें बात कर रहे हैं। चाइना अभी कह रहा है 3 कंफर्म डेथ्स। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइना हमेशा अंडरप्ले करता है इन सब चीजों को। लेकिन चाइना अभी कह रहा है कि हमारे तरफ उतना लॉस नहीं हुआ है जितना नेपाल की तरफ हुआ है। और यह भी समझना जरूरी है कि अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो यह दिखा रहा है कि ये जो स्लाइड हुआ है, ये जो बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, ये चाइना के बॉर्डर पर नहीं, माने ये नेपाल के साइड में ही हुआ है। एटलीस्ट इंफॉर्मेशन और सैटेलाइट डेटा तो हमें यही दिखा रही है। अब इस चीज को देखिए, ये बिफोर एंड आफ्टर इमेज है फ्रॉम प्लैनेट लैब्स, जो कि स्पेस से लिया गया है। और उससे आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि पूरे की पूरी जो रिवर है, उस रिवर का फ्लो बदल चुका है, उस रिवर का लुक बदल चुका है। आपको समझ में नहीं आएगा बिफोर एंड आफ्टर में कि किस तरीके से जो तबाही मची है, कि पूरा का पूरा यहां जियोग्राफी ही बदल चुका है। और इसी की वजह से करीबन 20 ब्रिजेस वो कंप्लीटली तबाह हो चुके हैं, 40 किलोमीटर रोड कंप्लीटली गायब हो चुके हैं। और ये जो नेपाल के अंदर जो लिंक रोड्स हैं, तो अभी नेपाल के इंटीरियर्स में हालात कैसे हैं वो भी अभी देखने की बात है। 13 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। 350 मेगावाट पावर की ये जो क्षमता वाले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे, जो कि एनीवेज काफी डिस्प्यूटेड रह चुके हैं कि ऐसे सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन में आपको इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने चाहिए। लेकिन उस पर भी एक डिबेट अब छिड़ जाएगी, क्या इस एरिया में, इस सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरिया में आप इस तरीके के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो नहीं। 1/10 इलेक्ट्रिक सप्लाई नेपाल की तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है कुछ ही घंटों के अंदर। इतनी तेजी से ये सारी चीजें हुई हैं। नेपाल की आर्मी ऑब्वियसली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में जुटी हुई है। लेकिन एक और खतरा इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त, कि अभी भी जो रिवर में एक और लेक, आर्टिफिशियल लेक बनने की खबर है, एक और वाटर सर्ज की खबर है। तो उससे लोग अभी काफी डरे हुए हैं कि कहीं रेस्क्यू ऑपरेशंस करते समय पानी का एक और बहाव ना आ जाए, तो उसको लेकर भी काफी चिंता है।
अब आते हैं कोर मुद्दे पर, यह हुआ कैसे। और पिछले कुछ घंटों से पूरी टीम इसी बात पर लगी हुई है एक्सपर्ट से बात करने के लिए, और जो रेप्यूटेड जियोलॉजिस्ट्स हैं उनका क्या कहना है। अब दो तीन सिनारियोज हैं। पहले तो अर्थक्वेक की बात हो रही थी, वो तो खैर हम रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन दो तीन सिनारियोज हैं जिसमें से मोस्ट लाइकली, और यह बहुत समझना जरूरी है ये क्यों हुआ है और यह फिर से कैसे हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। अब नेपाल की खुद जो एजेंसीज हैं और जो प्लैनेट लैब जो सैटेलाइट इमेजरी हमें अभी तक दिखा रही है, उससे इस बात को कुछ हद तक हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक आइस एंड स्लो का लैंडस्लाइड हुआ। यह परमाफ्रॉस्ट होता है, यह धरती पर आइस जो है हायर रीचेस में वो जमा होता है और हजारों सालों से उसी तरीके से परमानेंटली जमा हुआ आइस है, लेकिन अब यह ढीला हो रहा है। अर्थ ऑब्वियसली हिमालयन माउंटेन्स भी मूव करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यह आइस ढीला हो रहा है। और इसी चीज की वजह से हम देख रहे हैं 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग हमने एक मैसिव चंक ऑफ ग्लेशियर, पूरा का पूरा ग्लेशियर माउंटेन साइड से कट के बाहर निकल आता है। अब जियोलॉजिस्ट डैनियल शुगर, जिन्होंने सैटेलाइट इमेजरी को पढ़ा है, उनका यह कहना है कि आप मान के सोचिए कि यह ग्लेशियर है जो पूरे के पूरे माउंटेन से टूट के नीचे गिर जाता है। अच्छा, अब इसमें ज्यादा डेडली क्या चीज है? हाइट। इसमें एक हाइट का एंगल है जो आपको समझाएगा कि पानी की ये जो धारा थी इतनी तेज, इतनी डेडली कैसे थी। क्योंकि ये जो टूटने का जो इवेंट होता है, ये 17,000 फीट पर, आप सोचिए माउंटेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है। 17,000 फीट से वो गिर के 4,000 फीट पर आता है। अब आप समझिए कि 2,000 फीट वाइड माउंटेन का एक टुकड़ा 17,000 फीट से टूट के 4,000 फीट पर आएगा, तो कितनी गति, कितनी ग्रेविटी के वजह से कितना सारा सेडिमेंट, कितना सारा रॉक ये नीचे लेकर आएगा। और इसी के वजह से एक डेब्री लेडन सुनामी बन गया। इसमें इतनी गति थी, इतनी फोर्स थी, इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर थी। अब इसमें क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट जरूर है, क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर्स डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। इस पर तो कोई डिबेट नहीं है, इस पर तो सारे लोग सहमत हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी सहमत है कि जब वार्मर टेंपरेचर होगा तो ये जो मेल्ट वाटर है ये ग्लेशियर के क्रैक्स के अंदर जाएगा और उसको ढीला कर देगा, जो माउंटेन रॉक्स है उसको ढीला कर देगा। 2021 में चमोली में भी, उत्तराखंड के चमोली में भी ऐसा ही एक दुर्घटना हुई थी, उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये वार्निंग हमारे पास बार बार आ रही है और ये एक एक्सट्रीम केस था इसी वार्निंग का। अर्थक्वेक वाली जो बात थी, हम कह सकते हैं काफी सर्टेनिटी से कि ये मेन ट्रिगर नहीं था। लेकिन याद रखिए फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा नेपाल के, पहले उन्होंने कहा कि 837 में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा था कि इट ट्रिगर्ड एन एवलांच, एन अर्थक्वेक ट्रिगर्ड एन एवलांच। लेकिन हम इस बात को अब क्लैरिटी से कह सकते हैं कि इट वाज द एवलांच दैट ट्रिगर्ड द अर्थक्वेक वार्निंग। लेकिन इस बात को भी आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते हो कि जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रहा है, जैसे जैसे आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, चाहे वो आर्टिक पे हो, एंटार्क्टिक पे हो या थर्ड पोल हिमालय में हो, लेकिन अगर धीरे धीरे अर्थक्वेक का भी काम होता है इन माउंटेन्स को ढीला करना, या कहीं कुछ अगर फॉल्ट लाइन है तो वो ज्यादा एक्सपोज हो जाता है, तो माइनर अर्थक्वेक का भी रोल इसमें हो सकता है। तीसरी बात जिसको हम शायद अब रूल आउट क्लियरली कर सकते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, जिसे ग्लॉफ इवेंट भी बताया जाता है, GLOF ग्लॉफ इवेंट भी बताया जाता है। तो बोतीखोशी फ्लड इज नॉट कॉज्ड बाय रेनफॉल, तो यहां कोई बारिश खास नहीं हुई थी, 7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो हम इसको भी रूल आउट कर सकते हैं कि यहां कोई आर्टिफिशियल ऐसा लेक बना हुआ था जिसके बारे में हम वार्न कर सकते थे, ऐसा कुछ है नहीं। चाइना को भी बहुत बार ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है कि यह नेपाल के टेरिटरी में ही ये जियोलॉजिकल इवेंट हुआ है, चाइना के बॉर्डर पर नहीं हुआ है। लेकिन हां, अगर यहां अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाई जाती तो लोगों की जान जरूर बच सकती है, और वो बात करना बहुत जरूरी है कि ये नेपाल के लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी ने बालेन शाह के साथ ऑब्वियसली बातचीत की है। 10 टन से ज्यादा रिलीफ मटेरियल ऑलरेडी इंडिया से निकल चुका है। हम लोग मटेरियल्स दे रहे हैं, मेन दे रहे हैं। हमारी इंडियन एयरफोर्स की C-130 जेट ऑलरेडी नेपाल की तरफ जा चुकी है। अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश से भी बात की है। हमारे देश में NDRF टीम्स को वेस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर में लगा दिया गया है, तैनात कर दिया गया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। क्यों? क्योंकि यहां आपको समझना पड़ेगा कि यह कितना बड़ा इवेंट है। इसीलिए क्योंकि जो चीज शुरू होती है बोतीखोशी से, फिर त्रिशूल में, नारायणी में, गंडक में, बिहार में, गंगा में। अब आप देखिए गंडक बराज में, वाल्मीकि नगर में वाटर डिस्चार्ज की रीडिंग देखिए, 26 अगस्त को 8:30 बजे 1,14,000 क्यूसेक।
उसके बाद ये बढ़ जाता है 1,26,000 9 बजे तक, उसके बाद 9:30 बजे तक 1,36,000 क्यूसेक, और 11 बजे रात तक 36 बराज गेट्स को पूरा खोल दिया जाता है, 1.5 लाख क्यूसेक रिलीज। तो ये पानी का बहाव सोचिए कहां शुरू होता है, चाइना बॉर्डर के साथ पूरा नेपाल क्रॉस करके अब इंडिया में भी पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो जाता है। इसीलिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, ये आपकी मधुबनी और मुजफ्फरपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स को अभी अलर्ट पर डाल दिया गया है। यूपी की अगर हम बात करें तो महाराजगंज, दियोरा, गोरखपुर, इनको भी अभी अलर्ट पर डाल दिया गया है। सारे डीएम्स, एसपीज, वाटर रिसोर्स इंजीनियर, सबके लीव वगैरह कैंसिल करके सबको तैनात कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ कड़े सवाल जरूर उठते हैं। अभी तो हम पोस्ट डिजास्टर क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या यह डिजास्टर मैनमेड था या यह डिजास्टर को रोका जा सकता था अगर हम थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचते। ये जो लहंदे-खोला रिवर है, ये पहले चाइना से फ्लो इन करके नेपाल के अंदर आता है। पहले रिपोर्ट्स हमें बता रहे थे कि ये चाइना के साइड में इवेंट हुआ है। बहुत सारे नेपालीज भी यही बोल रहे थे कि ये चाइना ने यहां कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा था जिसके वजह से ये इवेंट ट्रिगर हुआ है। लेकिन अब कुछ जियोलॉजिस्ट हमें ये बता रहे हैं कि नहीं, ये नेपाल की टेरिटरी के अंदर ही ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, ये नेपाल की टेरिटरी के अंदर हुआ है। इस बात पर थोड़ा डिस्प्यूट है, तो इस पर हम अभी अपनी नजर बनाए रखे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द एग्जैक्ट पोजीशन, कि ये कहां हुआ है और इसकी अर्ली वार्निंग कौन दे सकता था। अब दिक्कत यह है कि पिछले साल जुलाई 2025 में भी बहुत ही खुशी में फ्लड आता है। नेपाल डायरेक्टर जनरल और इन द डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मीटरोलॉजी हमें बताते हैं कि कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करती है नेपाल और कि तिब्बतियन रीजन से जो डेटा हम ले पाए, अर्ली वार्निंग हम ले पाए कि तुरंत ये सारी चीजें पता चले। 2025 में भी ऐसा हुआ था कि नेपाली ऑफिशियल्स वर इन्फॉर्म्ड 1 आवर बिफोर द फ्लड एंटर्ड नेपाल, और वो भी तब जब कि बॉर्डर गार्ड्स देख पा रहे थे कि ये फ्लड आ रहा था। तो दिक्कत है कि इतनी सारी एडवांसमेंट्स की जगह भी रियल टाइम अलर्ट सिस्टम नहीं है कि जैसे ही ये कोलैप्स होता है या जैसे ही ये पानी का बहाव शुरू होता है, लोअर लाइंग एरियाज को ये चीज इंफॉर्मेशन पता चल जाए। अब यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड ने अप्रूव किया था, $36 मिलियन अप्रूव किया था जुलाई 2025 में कि ये जो ग्लॉफ का जो थ्रेट है, ये जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट का जो थ्रेट है, उसको कम किया जाए। याद रखिए, ये जो इंसिडेंट है ये वन ऑफ नहीं है कि एक बार 100 साल में सुनामी आया तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर। ये एक मैनमेड प्लस नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा, सबसे पहले ये इंपैक्ट हमें हायर रीचेस ऑफ द हिमालयन रेंजेस में हमें दिखने को मिलेगा। अगर आप बात करें यूएनडीपी की, तो 47 पोटेंशियली डेंजरस ग्लेशियर लेक्स जिसको आइडेंटिफाई किया गया है इन द हायर रीचेस ऑफ द हिमालय, और उसमें नेपाल, तिब्बत और इंडिया, 25 तो इसमें चाइना में है। ये लेक्स जो ओवरफ्लो करके तबाही मचा सकते हैं, एक इंडिया में है और रेस्ट आर इन नेपाल। तो नेपाल काफी ज्यादा खतरे में है और नेपाल को कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, वॉर लेवल पर इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ये लेक फट गया, जैसे ही ज्यादा पानी लीक हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं या फिर लैंडस्लाइड होता है, तो ये पानी का बहाव ऊपर से नीचे जितनी फोर्स से आएगा उसको कोई रोकने वाला उस समय नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ग्लेशियल फ्लड्स जो होते हैं वो एकदम ही पहले नहीं होते थे, 5 साल 10 साल में ऐसी एक इंसिडेंट होती थी, लेकिन अब ऑब्वियसली एवरी मॉनसून सीजन में हम देख रहे हैं इतना ज्यादा वाटर मेल्टिंग हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स मॉनसून सीजन में हम देख रहे हैं, डबल हो चुका है रेट्स, और अगले कुछ सालों में, 50 सालों में ये तिगुना हो सकता है, 3 टाइम्स द नॉर्मल हो सकता है। तो इसको लेकर तो ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल एक अग्रीमेंट बननी पड़ेगी, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, एक साथ बैठकर इस पर काम करने की जरूरत है। बोतीकोशी रिवर में 1981, 83, 64 हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा जियोग्राफिकल इवेंट कि इसको अर्थक्वेक की तरह रजिस्टर किया जाए, यह काफी अनप्रेसिडेंटेड है। और ऐसी चीजें और भी हो सकती है कि जब अपर रीचेस में परमाफ्रॉस्ट जब इस तरीके से टूट जाए, और वो भी विदाउट एनी क्लियर अर्थक्वेक, विदाउट मे बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट, तो ये फिर तो एक दिक्कत की बात है। और जब ऐसे फ्लड्स आएंगे, जब इस तरीके का पानी का बहाव आएगा, तो हमारे नदियों में भी काफी ज्यादा बहाव आएगा। इस पर हमें भी यह सोचना पड़ेगा कि ऐसे
ताबड़तोड़ तरीके से जब आप डेवलपमेंट करते हो, एनवायरनमेंट को साइड में रखकर डेवलपमेंट करते हो, जब आप सोचते हो कि सिर्फ एनवायरमेंटलिज्म की बात करना बुद्धिजीवियों की बात है, अर्बन नक्सल्स की बात है, दिमागी नक्सल्स की बात है, दैट इज वेयर आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। क्योंकि जब आप एनवायरनमेंट के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हो तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। तो एक तो है कि आपने एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया, आपने ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली नहीं लिया। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इट्स अ फैक्ट जो हमें माउंटेन्स में दिख रहा है। उसके बाद आपने जिस तरीके से रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन किया है, हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन किया है, रिवर को एकदम सेफ जोन ना रखकर एकदम रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है, उसके वजह से यह डेथ टोल हुआ है। तीसरा, जो आप इतना साइंस लेकर आते हो, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हो, लेकिन आज तक आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं है जो ये थ्रेट को थोड़ा सा कम कर सके, कम से कम लोगों को उस एरिया से, डेंजर जोन से बाहर निकाल सके। वो टेक्नोलॉजी लाना, उसको इंप्लीमेंट करना काफी जरूरी हो गया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त तो द डेथ टोल इज ओनली राइजिंग। मैं बस यही आशा करूंगा, एंड टू ऑल द पीपल इन नेपाल, आप लोग ने इतना बड़ा अभी एक रेवोल्यूशन किया डेमोक्रेसी के लिए, और अब एक और आपदा नेपाल के लोगों के सामने आ पड़ी है। आई जस्ट विश दैट नेपाल कैन क्विकली गेट बैक ऑन इट्स फीट एंड रिकवर फ्रॉम दिस ट्रेजेडी। ऑल आवर विशेस एंड आवर प्रेयर्स टू एवरीवन अफेक्टेड by this incident.